नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एंजाइम के अंतर्गत एंजाइम परिचय, एंजाइमों का नामकरण, एंजाइम की संरचना एवं एंजाइम्स के विशिष्ट लक्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है एंजाइम का परिचय। एंजाइम सरल अथवा जटिल प्रोटीन अणु होते हैं। सजीव कोशिका में ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान बर्जीलिस के द्वारा 1835 में की गई। सर्वप्रथम जो एंजाइम की खोज की गई वो एडवर्ड बुकनर के द्वारा की गई। वह जाइमेज जटिल था। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विल्ली कुहने द्वारा 1878 में किया गया। सर्वप्रथम एंजाइम का क्रिस्टलीकरण का जो श्रेय है वो जेबी सुबनर को जाता है, जिन्होंने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया। समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि सुमनर व नॉर्थरोप द्वारा 1930 में की गई। एंजाइमों के अंतर्गत हम जानते हैं कि एंजाइम है जो प्रोटीन अणु होते हैं, लेकिन इसके अलावा सैक एवं अल्टमान के द्वारा अप्रोटीनी एंजाइम की खोज की गई, जिसके अंतर्गत राइबोजाइम एक मुख्य एंजाइम है जो कि अप्रोटीनी प्रकृति का होता है। अब हम देखते हैं कि एंजाइम का वितरण। एंजाइम की जो वितरण की हम बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि सभी एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं, इनका निर्माण हमेशा जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत होता है और इनके निर्माण का जो नियंत्रण है वो उस कोशिका के अंदर उपस्थित जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। एंजाइम कोशिका के अंदर अथवा बाहर कार्य कर सकते हैं। इनकी कार्यस्थली के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया। पहला है बहिर एंजाइम। सामान्यतः में उच्च पादपों में इस प्रकार के एंजाइम देखने को मिलते हैं। जैसे उच्च पादपों के अंतर्गत जो कीटहारी पादप होते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेपेंथस आदि के अंतर्गत है जो में बहिर एंजाइम देखने को मिलते हैं। इन पादपों में जो उनकी ट्राइकोम अथवा पाचक ग्रंथियों के द्वारा जल अपघटनकारी एंजाइम्स जैसे फॉस्फेटेज, प्रोटीलेज, एस्ट्रेज ना आदि का श्रवण किया जाता है, जो कि कीटों के पाचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये एंजाइम है जो बहिर एंजाइम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वहीं जीवाणु तथा कोकों में भी बहिर एंजाइम बहुतायत से पाए जाते हैं और ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर क्रिया करके अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल विसरणशील पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका इन जीवाणु और कोकों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। दूसरे एंजाइम होते हैं वह अंतः एंजाइम, यानी ये एंजाइम जिस कोशिका में निर्मित होते हैं उसी कोशिका के अंदर क्रियाशील रहते हैं। कोशिकाओं की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक के अंतर्गत जितने भी एंजाइम जो कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, अमीनो अम्ल और शोषण से संबंधित, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो शोषण से संबंधित, अमीनो अम्ल संबंधित, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत फोटोसिंथेसिस, केंद्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण है ना। ये जो सभी क्रियाएं इन कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, इन क्रिया को संपन्न करने के लिए इनमें अंतः एंजाइम पाए जाते हैं, यानी ये एंजाइम उसी कोशिका के अंतर्गत ही
निर्मित होते हैं और वहाँ पर है जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। इसके अलावा ये अंतर एंजाइम हमें लाइसोसोम्स एवं पैरोक्सिसोम्स में भी देखने को मिलते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण, अमीनो अम्ल संश्लेषण तथा ग्लाइकोलिसिस से संबंधित होते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजाइम का नामकरण तथा वर्गीकरण। एंजाइमों का जो नामकरण किया गया है उसकी कई पद्धतियां हैं। इसके अंतर्गत जो पहली पद्धति है वो है क्रियाधार पर आधारित नामकरण, यानी कौन सा एंजाइम किस क्रियाधार पर अभिक्रिया करता है उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया। जैसे हम बात करते हैं आर्जिनेज, तो जो आर्जिनेज एंजाइम है वो आर्जिनिन पर क्रियाशील होता है। सुक्रेज जो कि सुक्रोज पर क्रिया करता है। तो इन एंजाइमों का नामकरण है जो उनकी खुद के सबस्ट्रेट जिन पर वो क्रिया करते हैं उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। दूसरी जो इसकी पद्धति है नामकरण की एंजाइमों की वो है रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर नामकरण, यानी कौन सा एंजाइम किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करता है उसके आधार पर नामकरण। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो एंजाइम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संपन्न करते हैं उन्हें ऑक्सीडेज श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, और जो जल अपघटन का काम करते हैं एंजाइम उनको हाइड्रोलेज, और इसी प्रकार से जो एंजाइम डिहाइड्रोजिनेशन की अभिक्रिया करते हैं उन्हें डिहाइड्रोजिनेज, और अन्य है जो वो कार्बोक्सिलेज आदि है, जो इन सभी जो कार्बोक्सिलेशन करते हैं उनको कार्बोक्सिलेज। तो ये जो सभी एंजाइम है ऑक्सीडेज, हाइड्रोलेज और कार्बोक्सिलेज, इन एंजाइमों का जो नामकरण है वो इन एंजाइमों के द्वारा संपादित की जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर उनका किया गया है। तीसरी पद्धति है वो है क्रियाधार व उत्प्रेरित अभिक्रिया के प्रकार पर आधारित नामकरण। अभी तक जो हमने ऊपर दोनों पद्धतियां का अध्ययन किया है, इन दोनों पद्धतियों में हमें एंजाइम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसमें क्रियाधार तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकार आदि के बारे में पूर्ण जानकारी हमें ऊपर वाली दोनों पद्धतियों से नहीं मिलती है, लेकिन जो ये पद्धति है इसके अंतर्गत हमें क्रियाधार तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया का प्रकार, इन दोनों पहलुओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो आपके सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड पर क्रिया करता है, यानी अपने को क्रियाधार बता दिया कि सक्सिनिक एसिड पर क्रिया करता है। साथ ही साथ किस प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न करता है, ये करता है डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। वहीं अपन बात करते हैं अगर एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज की, तो ये एंजाइम कार्य करता है एस्कॉर्बिक एसिड पर, और कौन सी अभिक्रिया संपन्न करता है, ऑक्सीडेज है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संपन्न करता है अर्थात उत्प्रेरित करता है। चौथी जो इसकी पद्धति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित पद्धति है वो है आधुनिक नामकरण व वर्गीकरण। ये जो नामकरण तथा वर्गीकरण की पद्धति है अंतरराष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ के द्वारा सुझाई गई है। इसमें एंजाइमोलॉजी आयोग द्वारा एंजाइमों के नामकरण तथा वर्गीकरण की क्रमबद्ध नाम पद्धति की सिफारिश की गई, और इस आयोग के द्वारा जो एंजाइम के नामकरण तथा वर्गीकरण की जो पद्धति की सिफारिश की गई उस पद्धति के अंदर मुख्य पहलू इस प्रकार से हैं कि सभी एंजाइमों को मुख्य 6 वर्गों में बांटा गया। दूसरी बात है कि प्रत्येक मुख्य वर्ग को है जो पुनः कई उपवर्ग में बांटा गया। फिर प्रत्येक उपवर्ग को पुनः उप उपवर्ग में विभक्त किया गया, यानी सब
सब क्लास। और चौथा है कि प्रत्येक एंजाइम को 4 अंकों का एक विशिष्ट कोड अर्थात संख्या दी गई। अब इस नामपत्ति के अंतर्गत जो एंजाइम का कोडिंग या विशिष्ट कोड संख्या, विशिष्ट जो इसका दिया गया है, नामकरण किया गया है, इसके अंतर्गत जो प्रथम संख्या है वो इसका मुख्य वर्ग, और द्वितीय संख्या जो होती है वो उसके उपवर्ग होती है, और तृतीय संख्या वो उप उपवर्ग, और जो चतुर्थ संख्या है वो एंजाइम की अनुक्रम संख्या है। ये वापस से जो ऊपर वाला हमने एक आपको रिपीटेशन करके बता दिया है। अब हम उदाहरण के द्वारा इस नामकरण को समझते हैं, आधुनिक वर्गीकरण पद्धति को। जैसे मान लो कोई कोड दे रखा है EC1111, तो ये जो है जो कोड एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए सुझाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो EC लिखा हुआ है, इसी का मतलब है एंजाइम कमीशन, और प्रथम जो संख्या है वो इस एंजाइम की वर्ग को दर्शाती है, और ये वर्ग है वो कौन सा है, ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम की श्रेणी का है। और द्वितीय संख्या जो आपको 1 दिख रहा है, ये उपवर्ग को दर्शाती है, जो ये बताती है कि ये एंजाइम एल्कोहलिक समूह प्रक्रिया संपन्न करता है। तृतीय संख्या उप उपवर्ग तो ये दर्शाती है कि ग्राही के रूप में ये एंजाइम NAD का उपयोग करता है। वहीं चतुर्थ संख्या है जो एंजाइम की अनुक्रम संख्या है, यानी किस क्रम में इसकी खोज की गई। तो इस प्रकार से ये एंजाइम के लिए एक सिस्टमिक आपको कोड दिया गया है। अब एंजाइम के मुख्य वर्ग। एंजाइम के मुख्य वर्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब है कि इस प्रकार के एंजाइम ऑक्सीकरण तथा अपचन दोनों प्रकार की क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं, और इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया। सबसे पहले है ऑक्सीडेज। तो ये एंजाइम जो होते हैं ये क्रियाधार से हाइड्रोजन का आणविक ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं। वहीं ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंतर्गत जो दूसरे एंजाइम है वो है डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, क्रियाधार से ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन को हटाते हैं। और इसी श्रेणी के अंतर्गत तीसरा एंजाइम है रिडक्टेज, यानी ये एंजाइम क्या करते हैं, क्रियाधार में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये है जो ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंतर्गत 3 प्रकार के एंजाइम आते हैं। अब दूसरी कैटेगरी है एंजाइम्स की, वो है ट्रांसफरेज। जैसा कि नाम से हमें विदित हो रहा है कि यहाँ पर एंजाइम है जो स्थानांतरण अर्थात एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर किसी विशिष्ट समूह का स्थानांतरण करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखोगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि ग्लूकोज का जब फास्फोरिलीकरण होता है और उसके फलस्वरूप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया में हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो एटीपी के एक फॉस्फेट समूह को ग्लूकोज के साथ में जोड़ने का कार्य करता है 6 नंबर कार्बन पर, ठीक है ना। इसी प्रकार से ग्लूटामिक एमिनो एसिड है उसका वह और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपस में ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा ग्लूटेरिक अम्ल और एसिड एस्पार्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो इसके अंतर्गत भी एमिनो अम्लों का ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है पर्टिकुलर एक समूह का एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर स्थानांतरण करना। तीसरा है हाइड्रोलेज। ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के बंधों को जल द्वारा तोड़ते हैं, अर्थात पदार्थों का जल अपघटन करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आप देख रहे हैं सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड होता है,
तो इसका जल अपघटन होने पर सुक्रोज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज से 2 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं, एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज। फिर है आपके लाइसेज। ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के बंधों को, जैसे कार्बन कार्बन बंध है, कार्बन ऑक्सीजन बंध है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के बंधों को सीधे ही बिना जल अपघटन के है जो तोड़ देते हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ देखें तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है वो एंजाइम एल्डोलेज की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसराइड में टूट जाता है, और ये अभिक्रिया है जो उत्क्रमणीय होती है, अर्थात वापस ये दोनों डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसराइड जुड़ करके पुनः फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण भी कर सकते हैं। फिर है आपके आइसोमरेज। आइसोमरेज जो एंजाइम है ये क्रियाधार अणु में समावयवी परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके समावयवी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देते हैं। फिर सिंथेटेज या लाइगेज, जैसा कि नाम से हमें विदित हो रहा है कि सिंथेटेज यानी संश्लेषण संबंधित, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना है एंजाइम को। ये एंजाइम ऐसे होते हैं जो जोड़ने या संश्लेषित करने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखोगे तो एस्पार्टिक एसिड के साथ में अमोनिया ग्रुप के जुड़ने से एस्पार्जिन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर है जो एस्पार्जिन सिंथेटेज इस विक्रिया को संपन्न करता है। वहीं इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड में अमोनिया का समावेश होने से ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में विक्रिया संपन्न होती है और ग्लूटामिन का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं एंजाइम के विशिष्ट लक्षण। एंजाइमों को विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले कि एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति, यानी सभी एंजाइम है जो प्रोटीन होते हैं लगभग, और लेकिन एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और सभी एंजाइम है जो प्रोटीन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोटीन है जो एंजाइम होते हैं। अनेक एंजाइमों को क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि एक एंजाइम एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के प्रोटीन अणुओं से मिलकर के बना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें आयन अणु अथवा कार्बनिक या अकार्बनिक समूह भी उपस्थित हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कोलॉइडी प्रकृति। एंजाइम अणु वृहद आकार के होने के कारण कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं और इनकी कोलॉइडी प्रकृति के कारण इनमें अभिक्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र है जो उपलब्ध होता है। इनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है जिसके फलस्वरूप ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के पदार्थों पर सक्रिय होते हैं। ताप संवेदनशीलता। एंजाइम ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस पर ये निष्क्रिय होते हैं तथा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस परास में इनकी सक्रियता उच्चतम होती है और उच्च ताप पर अधिकतर एंजाइम निष्क्रिय अथवा क्रियाविहीन हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन का है जो अपघटन हो जाता है उच्च ताप पर, अर्थात प्रोटीनों की संरचना है जो विकृत हो जाती है। फिर है उत्प्रेरक प्रकृति। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तथा इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा क्रियाधार की काफी मात्रा को उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। एंजाइम के एक अणु द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार के जितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है यह उसकी आणविक सक्रियता या टर्नओवर नंबर कहलाती है। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है।
उदाहरण के रूप में बात करें तो वसा, स्टार्च या सुक्रोज के संश्लेषण में जिन एंजाइम की आवश्यकता होती है वही एंजाइम इनके अपघटन में भी प्रयुक्त होते हैं। विशेषता, सभी एंजाइम अपनी क्रियाशीलता में विशिष्ट होते हैं। विभिन्न एंजाइम एक ही अभिकारक को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। सामान्यतः एंजाइम विशिष्टता निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले है निरपेक्ष विशिष्टता। जब एंजाइम केवल एक विशिष्ट अभिकारक पर ही क्रियाशील हो तो इसे निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं यूरिएज, माल्टेज आदि एंजाइम है जो क्रमशः यूरिया व माल्टोज पर क्रिया करके उसका अपघटन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। वहीं बंध विशिष्टता, कुछ एंजाइम अभिकारक के केवल एक विशिष्ट बंध के प्रति विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें तो राइबोन्यूक्लियेज ए एंजाइम आरएनए में पिरिमिडिन के 3 एंड पर फास्फोडाइएस्टर बंध को अपघटित करता है। समूह विशिष्टता, कुछ एंजाइम समान क्रियाधारों के समूह पर क्रियाशील होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज विभिन्न एल्कोहल पर तथा हेक्सोकाइनेज विभिन्न हेक्सोज शर्कराओं पर क्रियाशील होता है। फिर है त्रिविमीय विशिष्टता, कुछ एंजाइम क्रियाधार के विशिष्ट त्रिविम समावेयी रूप पर क्रियाशील होते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें एल एमिनो ऑक्सीडेज केवल एल एमिनो अम्ल तथा डी अमीनो ऑक्सीडेज केवल डी अमीनो अम्लों पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं। पीएच, सभी एंजाइम पीएच द्वारा प्रभावित होते हैं तथा विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट पीएच परास में पूर्ण क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं तथा इस परास के बाहर एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। लेकिन इसके अंतर्गत एंजाइम यूरिएज पर पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सक्रियता, कुछ पदार्थ एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाते हैं जिन्हें हम सक्रियक कहते हैं और ये विभिन्न प्रकार से एंजाइम सक्रियता बनाए रखते हैं। जैसे कुछ है जो प्रीकर्सर्स एंजाइम से मिलकर के सक्रिय एंजाइम का निर्माण करते हैं। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रीकर्सर्स एंजाइम से मिलकर के उसको सक्रिय रूप में परिवर्तित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ है जो सक्रियक उच्चतम क्रियाशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना कार्य करते था। कुछ अन्य ऐसे भी होते हैं जो प्रति संबंधक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम संबंधक अर्थात ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की अभिक्रिया को बाधित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम संबंधक या इनहिबिटर्स कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अर्थात प्रतियोगितात्मक बाधक। प्रतियोगितात्मक बाधक श्रेणी के अंतर्गत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचना अभिकारक से मिलती जुलती होती है, जिससे ये एंजाइम की सक्रिय स्थल पर व्यवस्थित होकर उसे अभिकारक के लिए अनुपलब्ध कर देते हैं। अर्थात इनकी संरचना प्रतियोगितात्मक बाधक पदार्थों की संरचना क्रियाधार पदार्थों से मिलती जुलती होती है, जिसके फलस्वरूप ये प्रतियोगितात्मक बाधक पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं। तो एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार से जुड़ने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की क्रियाविधि प्रभावित होती है। उदाहरण के रूप में बात करें तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए मेलोनेट है जो प्रतियोगितात्मक बाधक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि मेलोनेट की संरचना होती है वो सक्सिनेट के अत्यधिक समान होती है। दूसरा जो एंजाइम इनहिबिटर्स की श्रेणी है वो है अप्रतियोगितात्मक बाधक अर्थात नॉन कम्पिटिटिव। अब जो नॉन कम्पिटिटिव है तो नाम से पता, इसका मतलब ये है कि एंजाइम के साथ में क्रियाधार व
नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, बल्कि ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ जाते हैं। सॉरी, एंजाइम के सक्रिय स्थल पर नहीं जुड़ करके अपितु एंजाइम की संरचना या उसके जो सक्रिय स्थल का जो विन्यास है, उस विन्यास को परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, ये क्रियाधार से स्पर्धा नहीं करके सीधा एंजाइम पर है जो प्रभाव डालते हैं, उसकी संरचना को परिवर्तित कर देते हैं, उसकी सक्रिय स्थलों की संरचना को परिवर्तित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एंजाइम की क्रियाशीलता बाधित हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो अपने जो हैवी मेटल्स है, मरकरी, लेड, है ना, साइनाइड, ये सब भी है जो नॉन कम्पिटिटिव अर्थात अप्रतियोगितात्मक बाधक होते हैं, जो एंजाइम की संरचना को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की गति मंद हो जाती है। एंजाइम संरचना, एंजाइम संरचना बात करते हैं तो रासायनिक संगठन के आधार पर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल एंजाइम, जिसके अंतर्गत हम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरे होते हैं संयुग्मित एंजाइम, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसे एंजाइमों में प्रोटीन भाग के साथ में अप्रोटीनी भाग भी शामिल होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सरल एंजाइम होते हैं वो पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि संयुग्मित एंजाइम में प्रोटीन और अप्रोटीन दो भाग होते हैं, और उस संयुग्मित एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं, जबकि अप्रोटीनी भाग को हम सहकारक कहते हैं। तो इस प्रकार से एपो एंजाइम और सहकारक, प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों भाग मिल करके एक एंजाइम का निर्माण करते हैं, इसलिए उस एंजाइम को हम एक होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। अब हम अप्रोटीनी भाग है, उसके अंतर्गत उसको हम सहकारक कहते हैं। अब सहकारक के अंतर्गत उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में हम देखते हैं। सहकारकों के दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सह एंजाइम। सह एंजाइम की बात करें तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सह एंजाइम्स दिखाए गए हैं, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंतर्गत किस प्रकार के समूहों को स्थानांतरित करते हैं उसके बारे में आपको दिखाया गया। जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एनएडीपी या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का, लिपोइक एसिड या हाइड्रोजन और आपके एसाइल समूह का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट समूह का, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट अमीनो समूह और डीकार्बोक्सिलेशन की विक्रिया करता है। थाइमिन पायरोफॉस्फेट एल्डिहाइड समूह और डीकार्बोक्सिलेशन, कोएंजाइम ए एसिड एसाइल समूह, कोएंजाइम क्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, बायोटिन कार्बोक्सिल समूह, ग्लूटाथियोन थायोल समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न कोएंजाइम जो है ये अपने सामने जो अंकित समूह है, इन समूहों का या इन ग्रुप को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। अब सहकारकों के अंदर जो प्रथम श्रेणी थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया सह एंजाइम। अब दूसरा पढ़ते हैं सक्रिय कारक। सक्रिय कारक की हम जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब सहकारक जो आपके अप्रोटीनी भाग है एंजाइम से जुड़ा हुआ वह सरल अकार्बनिक पदार्थ से तत्व या धातु आयन हो तो उसको हम सक्रिय कारक कहते हैं। तो सामान्यतः ये है जो प्रोटीनी भाग के साथ में ढीले बंधे हुए धनायन होते हैं। कुछ एंजाइमों में ये तत्व एंजाइम प्रोटीन के साथ सघनता से जुड़े होते हैं, ऐसी स्थिति में इन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जब सक्रिय कारक यानी आपका जो अप्रोटीनी भाग है प्रोटीन के साथ प्रोटीनी भाग में के साथ में अगर दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे अप्रोटीनी भाग अर्थात सहकारक को हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक समूह। अगर वो ढीला जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको, उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे सक्रिय कारक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सक्रिय के अंतर्गत आपको आयरन, कॉपर, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये जो विभिन्न आपको आयन दिख रहे हैं ये सभी आयन है जो अप्रोटीनी
भाग के रूप में प्रोटीनी भाग के साथ में जुड़े रहते हैं और एंजाइम की सक्रियता के लिए, एंजाइम को पूर्ण स्थायित्व प्रदान करने के लिए इन सक्रिय कारकों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इनकी अनुपस्थिति में एंजाइम अपना कार्य संपन्न करने में सक्षम नहीं होता है। अब बात करते हैं एंजाइम की आणविक संरचना की। तो सामान्यतः एंजाइम हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है या फिर कभी-कभी है जो एंजाइम के अंतर्गत जो प्रोटीन होता है वो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। विभिन्न एंजाइमों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, उनके अंतर्गत अमीनो अम्ल की जो क्रमबद्धता होती है वो एक विशिष्ट एंजाइम के लिए विशिष्ट होती है। इन अमीनो अम्लों की क्रमबद्धता की विशिष्टता के कारण ही एंजाइम की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में विशिष्टता निर्धारित होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला त्रिविमीय संरचना निर्माण द्वारा एंजाइम को आकार प्रदान करती है और ये त्रिविमीय संरचना ही एंजाइम की विशेषता प्रदान करती है, सक्रियता के लिए आवश्यक होती है। एंजाइम की त्रिविमीय संरचना समाप्त होने पर वह एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर आपको जो एक राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी खुली हुई पॉलीपेप्टाइड दिखाई गई है, जबकि दूसरे पार्ट में बी के अंतर्गत आपको दिखाया गया कि वापस ये पॉलीपेप्टाइड किस प्रकार से कुंडलित होकर के अपने सक्रिय रूप में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एंजाइम होते हैं वो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम अणु क्रियाधार अणुओं की अपेक्षा आकार में काफी बड़े होते हैं और एंजाइम की पूरी सतह उत्प्रेरण अभिक्रिया में सक्रिय नहीं होती है, अपितु एंजाइम अणु का कुछ भाग ही क्रियाधार अणु के संपर्क में होता है, जो कि सक्रिय स्थल अथवा एक्टिव साइट कहलाता है। थैंक्स।